वह गु युए की ओर मुड़ा और बोला, भविष्य में मुझे उम्मीद है कि तुम विभिन्न तत्वों को मिलाकर प्रयोग करती रहोगी। मैंने पूरे दिन तुम्हारे मार्शल सोल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एलिमेंटलिस्ट मार्शल सोल हर तत्व के साथ संगत है, लेकिन क्योंकि इन तत्वों में से कोई भी सोल रिंग के द्वारा उन्नत नहीं किया जा सकता, इसलिए वे कभी भी अत्यंत शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। शुरुआती स्तर पर तुम्हारा विभिन्न तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण एक बड़ा लाभ है, लेकिन जब भविष्य में तुम उच्च स्तर पर पहुंचोगी तब तुम पाओगी कि तुम्हारे पास शक्तिशाली सोल स्किल्स की बुनियाद नहीं है। आगे चलकर जो सोल रिंग्स तुम प्राप्त करोगी वे केवल तुम्हारे तत्व नियंत्रण और सोल पावर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में शक्ति प्राप्त करने का तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग है, तुम्हें और अधिक तत्वों पर नियंत्रण पाना होगा। ये एक अभूतपूर्व मार्ग है, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें धरती और बर्फ के तत्वों को मिलाकर ये को फंसाते देखा, तभी मुझे एहसास हुआ कि यदि तुम विभिन्न तत्वों को एक साथ मिलाकर उनके बल को नियंत्रित कर सको तो भविष्य में निश्चित ही दुनिया के शिखर पर खड़ी हो सकोगी। वू झांगकोंग का ये मूल्यांकन हल्के में नहीं दिया गया था। स्पष्ट रूप से वह गु युए को बहुत महत्व देता था। जी धन्यवाद शिक्षक, गु युए ने सिर हिलाया। वू झांगकोंग अंततः तांग वूलिन की ओर मुड़ा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें सबसे पहले अपने मार्शल सोल पर अधिक नियंत्रण पाना होगा। मैं तुमसे ईमानदारी से कहूंगा, भले ही तुम्हारा ब्लू सिल्वर ग्रास एक वेरिएंट मार्शल सोल है, लेकिन वह अब भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही है। उसकी दृढ़ता तुम्हारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। जब तक तुम इसे पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसे नियंत्रण कहना भी उचित नहीं होगा। इसलिए तुम्हें स्वयं को नियंत्रण प्रणाली बैटल सोल मास्टर के रूप में विकसित करना चाहिए। जहां तक उन हथौड़ों की बात है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा है और इस स्तर पर वह बहुत उपयोगी है। भविष्य में तुम अपने हथौड़ों और ब्लू सिल्वर ग्रास के संयुक्त आक्रमण को आजमा सकते हो। जी, तांग वूलिन ने केवल एक शब्द में उत्तर दिया। ये सब कहने के बाद अब हम विशेष प्रशिक्षण शुरू करेंगे, वू झांगकोंग ने शांत स्वर में कहा। ये सुनते ही कि यह शारीरिक प्रशिक्षण नहीं बल्कि युद्ध प्रशिक्षण है, तुरंत उत्साहित हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, शिक्षक वू, हमें किस तरह मुकाबला कराया जाएगा? वू झांगकोंग ने उत्तर दिया, तुम लोग एक एक करके नहीं लड़ोगे, इसके बजाय तुम तीनों एक साथ लड़ोगे। तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूं मैं। तांग वूलिन, जे और गु युए के चेहरे तुरंत कठोर हो गए। एक प्रकाश चमका और वू झांगकोंग के खाली हाथों में एक लकड़ी की तलवार प्रकट हुई। मैं न तो अपनी सोल पावर का उपयोग करूंगा, न कोई सोल स्किल्स, फिर भी तुम तीनों को पूरी ताकत लगाकर लड़ना होगा। शुरू करो। ये कहते ही वह पहले ही लकड़ी की तलवार के साथ आगे बढ़ चुका था, सीधा जिए की ओर। जिए ने बिजली जैसी तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन तलवार एक जोंक की तरह पीछे लगी थी जिसे झाड़ना मुश्किल था। उसके पीछे हटने की गति भले ही तेज थी, लेकिन लकड़ी की तलवार उससे भी तेज। वू वू, हवा में एक गहरी आवाज गूंजी। तांग वूलिन ने अपनी चाल चल दी थी। उसने वू झांगकोंग की बातों को दिल से लगाया और तुरंत उनका सुझाव लागू किया। हजार तरीके से परिष्कृत टंगस्टन हथौड़ा उड़ता हुआ वू झांगकोंग की ओर चला गया, लेकिन हथौड़े के मूठ के अंत में ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लता थी जो उसे तांग वूलिन से जोड़ती थी। उसे पता था कि सीधे वू झांगकोंग को ब्लू सिल्वर ग्रास से बांधना व्यर्थ होगा। उनके स्तर की सोल पावर पर वह पल भर में ही मुक्त हो जाता, और ऐसा होते ही तांग वूलिन की सोल पावर लगभग समाप्त हो जाती, जिससे वह आगे ब्लू सिल्वर ग्रास का उपयोग भी नहीं कर पाता। जहां तक उड़ते हुए हथौड़े की बात है, वू झांगकोंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता रहा। हथौड़ा बस उसके पीछे से उड़ गया। तांग वूलिन का चेहरा जौ जैसा बन गया जब उसका वार चूक गया। उसी समय एक ठंडी हवा उसके बगल से उठी जिसने ये को रास्ते से धकेल गया और वू झांगकोंग की तलवार खाली हवा में चली गई। वू झांगकोंग आगे बढ़ा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक नर्म हो गई और एक बर्फीला खंभा उसके सामने उभरा। गु युए ने वही तत्व संयोजन तकनीक फिर से प्रयोग की। वू झांगकोंग ने शांत मुस्कान दिखाई। अपनी कलाई मोड़ते ही लकड़ी की तलवार ने बर्फ के खंभे को आसानी से तोड़ दिया। उसी समय वह कीचड़ से बाहर छलांग लगा चुका था। वू तांग वूलिन के 1000 परिष्कृत टंगस्टन हथौड़े फिर आ पहुंचे। इस बार केवल एक नहीं बल्कि दोनों हथौड़े। दोनों के संयुक्त वार से आक्रमण का क्षेत्र और भी बड़ा हो गया था। वू झांगकोंग की लकड़ी की तलवार उसकी इच्छा के अनुसार चल रही थी। उसने दोनों हथौड़ों से टकराकर उन्हें हवा में रोक दिया और वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। वू झांगकोंग की आंखों में क्षण भर के लिए हल्का सा आश्चर्य दिखा। इस लड़के की ताकत सच में अत्यधिक है। तभी वू झांगकोंग के पास एक आग का गोला प्रकट हुआ। हमेशा की तरह गु युए का आक्रमण सही समय पर आया था। क्योंकि वू झांगकोंग का हथियार लकड़ी का था, इसलिए आग से जलाना सर्वोत्तम विकल्प था। लकड़ी की तलवार ने हवा में एक चक्र बनाया और एक विचित्र वायुधारा उत्पन्न हुई।
आग का गोला अचानक अपनी दिशा से भटककर ऊपर चला गया और सीधा जिये की तरफ बढ़ गया। जिये के राइट ड्रैगन डैगर ने उस आग के गोले को काटकर अंगारों में बदल दिया। वह अब भी वू झांगकोंग की सीमा में था, इसलिए उसने हवा में अपने शरीर को मोड़ते हुए अपने बाएं हाथ की हल्की हरकत से एक अदृश्य ब्लेड उत्पन्न किया और लाइट ड्रैगन डैगर के साथ प्रहार किया। उसी समय तांग वूलिन के 1000 परिष्कृत हथौड़े फिर से वू झांगकोंग की ओर दागे गए। इसी क्षण 3 आग के गोले एक साथ छोड़े गए, तांग वूलिन, जिये और गु युए के संयोजित आक्रमण। लेकिन उनका प्रतिद्वंदी अत्यंत शक्तिशाली था। वू झांगकोंग के हाथों में लकड़ी की तलवार अनेक तलवार छवियों में बदल गई। दोनों हथौड़ों को परे धकेल दिया गया और जिये को कंधे पर प्रहार लगा, जिससे वह उड़कर सीधा तीनों आग के गोलों की राह में जा गिरा। अगर वह हिम्मत और उसकी लाइट ड्रैगन व शैडो ड्रैगन डैगर न होते तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। वू झांगकोंग हवा से नीचे उतरा। इस बार उसका लक्ष्य तांग वूलिन था। लकड़ी की तलवार उसकी छाती की ओर बढ़ी। तांग वूलिन पीछे नहीं हटा। जिये अब भी भ्रमित था और मदद नहीं कर सकता था, और गु युए जिये के नीचे दब गई थी, इसलिए वह भी सहायता नहीं कर सकती थी। ये स्थिति वू झांगकोंग ने सोच समझकर बनाई थी ताकि वह तांग वूलिन को अलग कर सके। सच्चा युद्ध छात्र की क्षमता को जगाता है। यही तरीका उन्होंने उन्नत अकादमी में भी अपनाया था। अत्यधिक दबाव में ही छात्र की वास्तविक क्षमता सामने आती है। इस निर्णायक क्षण में तांग वूलिन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने ब्लू सिल्वर ग्रास का उपयोग करके वू झांगकोंग पर बाइंड लगा दिया। वू झांगकोंग ने हल्का सा संघर्ष किया और आसानी से ब्लू सिल्वर ग्रास तोड़ दिया। इस प्रयास से तांग वूलिन की सोल पावर समाप्त हो गई। उसके पास अपने हथौड़े वापस खींचने का समय भी नहीं था। लकड़ी की तलवार उसकी छाती की ओर बढ़ रही थी। तांग वूलिन का चेहरा अत्यंत एकाग्रता में बदल गया। उसे याद आया कि उसने पहले जिये से कैसी लड़ाई की थी। उसे ही मत्थन मानकर वह इतनी देर तक टिका था। अब वह फिर वही करेगा। वह वू झांगकोंग को मत्थन मानेगा। वह तुरंत उस दिव्य सी अवस्था में प्रवेश कर गया जो केवल फॉर्जिम यानी धातु शिल्प के दौरान आती थी। 2 धूसर रोशनी साथ चमकी। उसके दाहिने हाथ में हथौड़ा प्रकट हुआ, जिसने लकड़ी की तलवार को रोका, और बाएं हाथ का हथौड़ा वू झांगकोंग की ओर वार गया। टिंग! लकड़ी की तलवार हथौड़े से टकराई और एक साफ धात्विक ध्वनि गूंजी। तांग वूलिन ने केवल ये महसूस किया कि एक अपार शक्ति उसके हथौड़े के माध्यम से उसके शरीर में पहुंची और 1000 परिष्कृत हैवी सिल्वर हथौड़ा उछलकर सीधे उसके पेट में जा लगा, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। जैसे ही तांग वूलिन अत्यधिक एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश किया, उसका मन असाधारण रूप से स्पष्ट हो गया। वो भली भांति जानता था कि यदि वो पीछे हटता है तो उसके बाएं हाथ का हथौड़ा उसके शिक्षक तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसने बाएं हाथ में पकड़े हथौड़े की पकड़ ढीली कर दी और हथौड़ा अचानक वू झांगकोंग की ओर उड़ गया। वू झांगकोंग ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार को सहजता से झटका और क्षैतिज रूप से तांग वूलिन के हथौड़े को हटाया। वू झांगकोंग का मार्शल सोल असल में तलवार था। वो एक तलवार से सभी तकनीकों को काटने के क्षेत्र तक पहुंचने का अभ्यास कर रहा था। इसलिए चाहे हमला कोई भी करे और दुश्मन कोई भी हो, वू झांगकोंग ने हमेशा अपनी तलवार ही प्रयोग करने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार वो नुकसान में पड़ गया। जब हथौड़ा और तलवार टकराए तो वू झांगकोंग को लकड़ी की तलवार के माध्यम से एक प्रचंड शक्ति की लहर महसूस हुई। यद्यपि तांग वूलिन की ताकत उससे कहीं अधिक थी, पर वूलिन ने अपना मार्शल सोल सक्रिय नहीं किया था और केवल थोड़ी सी सोल पावर का उपयोग किया था। वो झांगकोंग को ऐसा लगा जैसे उसकी लकड़ी की तलवार टूटने वाली है। उसके पास अधिक सोल पावर इकट्ठा करने का मौका भी नहीं मिला था कि उसे महसूस हुआ लकड़ी की तलवार से गुजरने वाली शक्ति अचानक दोगुनी हो गई। कचा! उसकी लकड़ी की तलवार टूट गई और 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर उसके सिर की ओर तेजी से उड़ गया। वो झांगकोंग एक झटके में पीछे हट गया और किसी तरह इस भारी हथौड़े से बाल-बाल बच गया। वे छोटे दिखने वाले फॉर्जिंग हथौड़े जैसे ही जमीन से टकराए, एक कान फाड़ू धमाका हुआ। ये आवाज सुनकर जिये जो तांग वूलिन की मदद करने की तैयारी कर रहा था, सहम गया। तांग वूलिन ने शिक्षक वू को पीछे धकेल दिया था और उनकी लकड़ी की तलवार भी तोड़ दी। कुछ कदम पीछे हटते हुए तांग वूलिन ने अपने भारी सिल्वर हथौड़े को अपनी छाती के सामने उठा लिया। वू झांगकोंग कुछ क्षण वहीं ठिठक गए। वो जानते थे कि तांग वूलिन के हथौड़े थोड़े अलग हैं। रुको! उन्होंने हाथ उठाकर गु युए और जिये को रोका, जो फिर से लड़ाई में कूदने ही वाले थे। जिये ने तांग वूलिन को अजीब नज़र से देखा, फिर उसके हाथ में पड़े धूसर हथौड़े को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी क्षण उसके दिल में भय की लहर दौड़ गई। पहली बार जब वो तांग वूलिन से लड़ा था, वो वूलिन द्वारा जकड़ लिया गया था। अगर ये हथौड़ा उस पर गिरा होता तो
टांगबुलिन जल्दी से जमीन पर पहुंचा और तीनों हथौड़े उठाकर अपने हेवी सिल्वर रिंग में रख लिए। तुम्हारे हथौड़े असामान्य हैं, वो झांगकोंग ने शंका भरी निगाहों से कहा। ये हेवी सिल्वर से बने हैं, इसलिए सामान्य फॉर्जिंग हथौड़ों से थोड़ा भारी हैं। कितने भारी हो सकते हैं, दिखाओ। शिए उत्सुक था। वो हथौड़े जो शिक्षक वू की तलवार तोड़ सकते थे, आखिर कितने भारी थे। डंग, टांगबुलिन के हाथ से बाहर आते ही हथौड़ा जमीन पर जा गिरा। भारी जड़त्वीय बल के कारण शिए खुद भी गिर पड़ा। आयो, वो दर्द से चिल्लाया। ये तुम्हारी चीज आखिर है क्या, इतना भारी। वो झांगकोंग आगे आए और 1000 रिफाइंड हेवी सिल्वर हैमर को उठाया और अनायास ही उनके कदम भारी पड़ गए। अब उन्हें समझ आया कि उनकी लकड़ी की तलवार क्यों टूट गई थी। ये हथौड़ा, टांगबुलिन बोला, एक हथौड़ा लगभग 150 किलोग्राम का है। तुमने 3 बार शक्ति का उभार किया था। ये तुमने किया या हथौड़े का प्रभाव था। टांगबुलिन थोड़ा झिझका, फिर बोला, यह हथौड़ों की क्षमता है। 1000 रिफाइनिंग के बाद अज्ञात प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे हथौड़ों में भी एक है, स्टैग्ड हैमर प्रभाव। वो झांगकोन फॉर्जिंग विशेषज्ञ नहीं थे, पर वे समझ गए कि ये हेवी सिल्वर हथौड़े अत्यंत मूल्यवान हैं। उन्होंने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम फॉर्जिंग में काफी प्रतिभाशाली हो। हाँ, मैं एक ब्लैकस्मिथ हूँ। ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए सम्मान को याद करते हुए टांगबुलिन का दिल थोड़ा हल्का हो गया। वो झांगकों की आंखों में विचार चमके। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। आओ, मेरा हाथ पकड़ो। टांगबुलिन ने उनका हाथ पकड़ा। वो झांगकों का हाथ बड़ा था, उंगलियां लंबी थीं, ठंडा और बिल्कुल मुलायम। अपनी पूरी ताकत से खींचो, मुझे दिखाओ तुम्हारी शक्ति कितनी है। ओह, टांगबुलिन ने गहरी सांस लेकर दोनों हाथों से जोर लगाया। वो झांगकों खुद को तैयार कर चुके थे, एक कील की तरह वे जमीन में धंसे खड़े थे। बाल तक नहीं हिला। टांगबुलिन ने पूरी ताकत लगा दी। उसका छोटा चेहरा लाल पड़ने लगा। बाहर से वो झांगकों स्थिर दिख रहे थे, लेकिन उनके भीतर की सोल पावर की हल्की कंपन से साफ था कि वो पूरी तरह सहज नहीं थे। वास्तव में उन्हें टांगबुलिन को रोकने के लिए सोल पावर का सहारा लेना पड़ रहा था। बस काफी है। कुछ देर बाद वो झांगकों बोले। टांगबुलिन ने खींचना बंद कर दिया। वो झांगकों की ठंडी अभिव्यक्ति में एक विचित्र चमक आई। उन्होंने टांगबुलिन के कंधे पर हाथ रखा। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में तुम तीनों एक साथ लड़ोगे। यदि तुम अभी जितनी शक्ति दिखा सके तो हमारी रणनीतियों के साथ ये काफी दिलचस्प होगा। डॉम लौटते समय टांगबुलिन और शिए पूरी तरह थक चुके थे। फॉर्जिंग तो दूर, टांगबुलिन के लिए ध्यान लगाने की मुद्रा में बैठ पाना ही किसी चमत्कार से कम होता। अगले दिन से टांगबुलिन को विशेष रूप से शारीरिक प्रशिक्षण कक्षाओं से मुक्त कर दिया गया था। कारण था, वो झांगकों की शारीरिक क्षमता भी उसकी तुलना में कम थी। साधारण प्रशिक्षण एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए व्यर्थ था और उसका समय किसी बेहतर अभ्यास में लगाया जाना चाहिए था। लेकिन जो अभ्यास टांगबुलिन करने वाला था वो सरल नहीं था। वो था अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास पर नियंत्रण। पहली क्लास के बाकी विद्यार्थी अब शारीरिक प्रशिक्षण सहन नहीं कर पा रहे थे और तीसरे दिन तक सब थककर जमीन पर गिर पड़े। कार्यक्रम फिर पूर्ववत कर दिया गया। सुबह शारीरिक प्रशिक्षण, दोपहर में सिद्धांत और ज्ञान कक्षाएं। आधा दिन होने पर विद्यार्थी अधिक आराम महसूस कर रहे थे और कोई शिकायत नहीं कर रहा था। टांगबुलिन, शिए और गुयुए ने आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा भी दी और परिणाम चौंकाने वाले थे। शिए की स्पिरिट पावर 29 थी, उसकी आयु के हिसाब से काफी अच्छी। स्पिरिट ओरिजिन रैंक के मध्य स्तर तक पहुंचने वाली। टांगबुलिन की स्पिरिट पावर 44 थी, ये भी स्पिरिट ओरिजिन के मध्य स्तर में आती थी। उसने अपने पिछले स्तर के बारे में चुप्पी साध ली। पिछली बार उसकी स्पिरिट पावर 38 थी, इतने कम समय में उसमें भारी वृद्धि हुई थी। ये दोनों ही परिणाम वो झांगकों को कुछ चकित कर गए, लेकिन ये सब फीका पड़ गया गुयुए के परिणाम के सामने। गुयुए की स्पिरिट पावर 119, स्पिरिट ओरिजिन से कहीं ऊपर, सीधा स्पिरिट कनेक्शन रैंक। स्पिरिट कनेक्शन वो स्थिति है जहां मन और हृदय एक हो जाते हैं। इस रैंक पर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और 2 पीले या 1 बैंगनी स्पिरिट सोल को संभाल सकता है। वो झांगकों को अब समझ आया कि गुयुए का मार्शल सोल एलिमेंटलिस्ट शायद वास्तव में किसी स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल का अद्वितीय रूप है, जो उसकी अत्यधिक मानसिक शक्ति से पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। स्पिरिट सिस्टम बैटल सोल मास्टर्स आधुनिक युग में अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक मांग वाले होते हैं, क्योंकि वे मेका संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसलिए वो झांगकों की गुयुए पर विशेष नज़र स्वाभाविक थी। हालांकि प्रशिक्षण कठिन ही होने वाला था, क्योंकि जिसकी नज़र पर आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग पड़ जाए उसे कम मेहनत नहीं करनी पड़ती। और देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत गया। टांगबुलिन को मंगतियान की वर्कशॉप जाने का समय ही नहीं मिल पाया, इसलिए वो अपनी फॉर्जिंग की जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर सका। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटा, टांगबुलिन का सोल कम्युनिकेटर बीप किया। टांगबुलिन तो इस बात को लगभग भूल ही गया था। एक सोल मास्टर होने के नाते उसे बैटरी चार्ज करने के लिए सोल बिजली खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। वो बस अपनी सोल पावर से ही इसे संचालित कर सकता था। कम्युनिकेटर पर एक खास नंबर दिखा। हेलो, टांगबुलिन ने कॉल स्वीकार की। क्या कर रहे हो? दूसरी ओर से एक परिचित आवाज आई। ये आवाज सुनते ही टांगबुलिन तुरंत सतर्क हो गया और हड़बड़ाकर बैठ गया। टीचर, ये आवाज मंगतियान की थी। तुम्हें क्या हो गया है? पूरा 1 हफ्ता हो गया, फिर भी तुमने दूसरी रैंक का मिशन पूरा नहीं किया, मंगतियान ने कठोर स्वर में कहा।
टांग वुलिन तुरंत बोला, ऐसा नहीं है टीचर, मैं इन दिनों अपने प्रशिक्षण और पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त था, सच में समय नहीं मिल पाया आपके वर्कशॉप आने का, लेकिन मैं कल आने की योजना बना रहा था। कल मेरी छुट्टी है। मंग तियान कुछ क्षण चुप रहे। तो कल आ जाना, मैं भी यहीं हूँ अभी। इतना कहकर मंग तियान ने कॉल काट दी। अरे टांग वुलिन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर ये सोल कम्युनिकेटर कैसे खरीदा? शेशई ने नाराजगी से पूछा। मुझे तो ये एसोसिएशन में शामिल होने के बाद लाभ के रूप में मिला था, मैंने इसे खरीदा नहीं है, वरना मैं इसे कभी नहीं खरीद पाता। एसोसिएशन? कौन सा एसोसिएशन? जो झांगशी ने जिज्ञासा से पूछा। यून शियाओ भी उत्सुकता से आगे झुक गया। सप्ताह भर की शारीरिक ट्रेनिंग के बाद सबके शरीर में साफ बदलाव दिख रहा था। सोल मास्टर्स होने के कारण उनका शारीरिक पुनर्प्राप्ति गतिविधि सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। सामान्य लोग इतनी कठोर ट्रेनिंग सह भी नहीं सकते थे, लेकिन सोल मास्टर्स एक रात की मेडिटेशन से लगभग पूरी तरह ठीक हो जाते थे। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन। मेरा मार्शल सोल जन्म से अधिक प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए मैंने बचपन से ही फोर्जिंग सीखनी शुरू कर दी थी। यून शियाओ ने सोच समझकर पूछा, क्या फोर्जिंग का तुम्हारी डरावनी ताकत से कुछ संबंध है? टांग वुलिन ने सर हिलाकर कहा। शेशई ने बोला, ब्लैकस्मिथ मतलब धातु को शुद्ध करने वाला? टांग वुलिन ने फिर सर हिलाकर हाँ कहा। शेशई ने बोला, इस रास्ते पर मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। मुझे याद है मेरे पिता ने कभी एक बार 1000 रिफाइंड मेका कोर कंपोनेंट खरीदा था, बहुत महंगा था। जब तुम ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंच जाओ तो मेरे लिए भी कुछ धातुएं शुद्ध कर दोगे? टांग वुलिन ने पूछा, तुम मेका मास्टर बनना चाहते हो? शेशई गर्व से बोला, बिल्कुल, मैं प्रसिद्ध मेका मास्टर्स के परिवार से हूँ, मेरे लिए तो मेका मास्टर बनना स्वाभाविक है। उसकी ये बातें सुनकर जो झांगशी और ह्यून शियाओ दोनों अपने बिस्तर से नीचे उतर आए। बच्चों के जैसे उनके लिए मेका एक सपना था। बताओ बताओ, असली मेका मास्टर कैसा होता है, योग्यता क्या चाहिए? जो झांगशी ने उत्साह से पूछा। बीते दिनों में शेशई उनसे काफी घुल मिल गया था और उसकी प्रारंभिक घमंडी छवि लगभग गायब हो चुकी थी। उनके कमरे का माहौल अब बेहद सौहार्दपूर्ण हो गया था। शेशई बोला, कई हजारों सालों के विकास में सोल मेकास छोटे फ्रेम से बड़े हुए, फिर आधुनिक युग में फिर से छोटे हो गए, लेकिन ऐसा होते हुए भी उनकी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ती ही गई। कुशल मेका मास्टर का मेका उसके शरीर के लगभग बराबर आकार का होता है। छोटा होने पर भी उसका एम्प्लीफिकेशन प्रभाव बहुत विशाल होता है। मार्शल सोल के साथ फ्यूज होकर मेका मास्टर एक सुपर सोल्जर बन जाता है। कहा जाता है कि दिव्या रैंक वाले मेका मास्टर्स अपना मेका स्वयं बनाते हैं। टांग वुलिन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि सभी दिव्या रैंक के मेका मास्टर्स ब्लैकस्मिथ भी होते हैं? शेशई ने आंखें घुमाई। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि वे अपने मेका पर सराहें अंकित करते हैं ताकि वो उनके साथ अधिक संगत हो जाए। हाँ, अगर वे फोर्जिंग भी जानते हो तो संगतता और बढ़ जाती है। तो बताओ, तुम्हारी फोर्जिंग कितनी ऊंची है? टांग वुलिन ने कुछ सोचकर सच न छिपाने का निर्णय किया। वो पहले ही शेशई को अपना मित्र मान चुका था। जिस दिन शेशई ने उसके लिए मूशी का सामना किया था, बस तभी से। मैं अभी बस किसी तरह 1000 रिफाइनमेंट कर पाता हूँ। यून शियाओ और जो झांगशी को फोर्जिंग का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन कुलीन परिवार से आए शेशई को थोड़ा बहुत पता था। वो आश्चर्य से बोला, मतलब तुम ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गए? टांग वुलिन ने सर हिलाया। नहीं, मैं अभी बस दूसरी रैंक का ब्लैकस्मिथ हूँ। वाह! यून शियाओ चौंक उठा। सामान्य जानकारी ना होने पर भी वो जानता था कि दूसरी रैंक का कारीगर समाज में आत्मनिर्भर हो सकता है। वे सभी अभी बच्चे थे, पर उन्हें पता था कि भले ही टांग वुलिन का मार्शल सोल सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास हो, पर एक दूसरी रैंक का कारीगर होने का मतलब उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर था। दूसरी और तीसरी रैंक के बीच बहुत बड़ा स्तरगत अंतर था। तीसरी रैंक तक पहुंचते ही व्यक्ति सामान्य वर्ग से ऊपर उठ जाता और 5वीं रैंक तक पहुंचकर मास्टर क्राफ्ट्समैन का दर्जा मिलता। शेशई की आंखों में चमक आई। वो टांग वुलिन का कंधा पकड़कर बोला, टांग वुलिन, हम भाई ही है ना? टांग वुलिन ने उसे घूरा। कुछ देने के लिए नहीं, पर इरादे खतरनाक। क्या चाहता है, सीधे बोल। शेशई हंसा। कुछ नहीं, आगे चलकर मेरे मेका कॉन्टिनेंट्स तुम ही बना देना, मैं बाजार भाव दूंगा। टांग वुलिन ने शक से कहा, मुझे ही क्यों चाहिए? तुम ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में जाकर सीधा अनुरोध नहीं कर सकते? शेशई ने हैरानी से उसे देखा। लगता है तुम्हें ब्लैकस्मिथ इंडस्ट्री की असली हालत नहीं पता। क्या सिर्फ अनुरोध डाल देने से काम हो जाता है? ग्रैंड मास्टर रैंक के ब्लैकस्मिथ बहुत कम है और 1000 रिफाइनमेंट करने वाले तो और भी कम। अनुरोध स्वीकार करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरे पिता के मेका के सभी कंपोनेंट्स को 1000 रिफाइंड करवाने में 4 साल लगे थे, वो भी एसोसिएशन से उनके अच्छे संबंध होने के बावजूद। तुम अभी से 1000 रिफाइनमेंट कर सकते हो, कुछ सालों में ग्रैंड मास्टर भी बन जाओगे। अगर तुम मेरी निजी ब्लैकस्मिथ बन जाओ तो मुझे पूरा 1000 रिफाइंड मेका और जल्दी मिल जाएगा। यही असली कुलीनता की निशानी है।
यून शिया और जो झांगशी की आंखें चमक उठी। टांग वुलन ने हताश होकर सर हिलाया। ठीक है, जब उस स्तर तक पहुंच जाऊंगा तो तुम्हारी मदद कर दूंगा। अरे वाह अच्छे भाई, शेशई ने उसे कसकर गले लगाया और ऊंची आवाज में बोला। आज से टांग वुलन, मैं शेशई की सुरक्षा में है। जो भी कोई उसे छुएगा उसे मेरे लाइट ड्रैगन डैगर का सामना करना होगा। ख यूनशियाओ ने खांसते हुए कहा। ये बात कहने से पहले तुम गुयुए को तो हरा दो।